कि आप बहुत नीचे जब गिर जाओगे ना तो ऊंचा उठना पड़ेगा। उत्थान पतन ये प्रक्रिया तो है ये पतन का काल चल रहा है, घोर पतन का काल चल रहा है। जब घोर पतन का काल चलेगा तो लोगों में फिर इसको आप प्रतिक्रिया स्वरूप कह लीजिए, एक एक भाव उठता ही है कि हमें सच्चाई भी जाननी है, क्योंकि इतने पतित होकर जीना हमारी नियति तो नहीं हो सकती। तो बताओ विकल्प क्या है? वो विकल्प तलाशने आते हैं। हमें खूब लूटा गया, जमकर लूटा गया। अच्छा, लूटा उसी को जाता जिसके पास कुछ होता है। तो दुनिया भर को पता था कि यहाँ बहुत कुछ है। वो भले ही बाद में हम लोग तो किस्से कहानियों में ही सुनते हैं या किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन कुछ तो रहा होगा। फिर हम ये भी देखते हैं जहाँ पर कुछ पैदा करने की ताकत होती है वहाँ दोबारा फिर से पैदा हो जाता है। और आज हम देख रहे हैं 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन गए हैं और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं तीसरी बनने की तरफ। और कई बड़े बड़े देश परेशान भी हो रहे हैं इस, यानी कि हमारे पास एक उर्वरा भूमि इकोनॉमिक्स के लिहाज से तो है ही। योग की भूमि हम हैं मूल रूप से, दर्शन की भूमि हम मूल रूप से, दर्शन यहीं से गया है। अब इस भूमि पर जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, भारतीय दर्शन, बड़ी सुंदर पुस्तक उन्होंने जो लिखा है, उसमें पहले ही पन्ने पर वो लिखते हैं कि यहाँ पर सुंदर हवा, खाने पीने के लिए बहुत बढ़िया मौज वाली ज़मीन है, लोगों को ऐसा मौसम पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता है, इसीलिए यहाँ पर अध्यात्म और ये सारा चिंतन बहुत पनपता है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि हम उर्वरा भूमि योग के लिए हैं? और अगर ऐसा है तो क्या वो जैसे हम वेल्थ में क्रिएट कर रहे हैं वैसे योग में भी दोबारा उत्थान की तरफ जाएंगे? अब बात बदल गई है। अब संशोधन की ज़रूरत है। ये बात काफ़ी हद तक उन आर्यों पर लागू होती थी जिन्होंने पहली बार गंगा की उर्वर भूमि को देखा, इतने बड़े उपजाऊ मैदानों को देखा, और उनको फिर बहुत सारा शांति काल उपलब्ध होने लगा जिसमें वो गहरा चिंतन मनन कर सकते थे। और उसी से फिर हम पाते हैं कि वेदों का ऋग्वेद की प्रादुर्भाव हुआ। जी। और आप उतना मनन कर पाओ उसके लिए जाहिर है कि दुनिया के झंझट आप पर नहीं होने चाहिए, और कम से कम खाने पीने की व्यवस्था निर्बाध रहेगी, ये भरोसा होना चाहिए। तो भारत में निश्चित रूप से ऐसा था। गर्मियों में आप फसल वैसे भी नहीं उगा सकते, मॉनसून थे वो समय पर आ जाते थे, और सब तय था कि भाई नदियां हैं बहुत, उधर सिंधु से लेकर के इधर गंगा, फिर उधर। और इसी इसी यही वो क्षेत्र है जहाँ पर हम पाते हैं कि जो प्राचीन वैदिक साहित्य था वो उतरा। तो मिट्टी वगैरह अच्छी है, और ज़्यादा हाथ पांव चला के कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि फसल तो तभी होगी जब मानसून आएगा, वो आएगा अपने समय पर ही। और जब वो नहीं आया हुआ है तो आपने जो फसल उगाई थी आप उसके भरोसे रह सकते हैं, और आप ध्यान मनन चिंतन कर सकते हैं। और फिर वहाँ से हम पाते हैं कि बहुत उत्कृष्ट आध्यात्मिक साहित्य उठता है। तो आप जो बातें कह रही हैं वो उस काल से आ रही हैं। अब बहुत बदल गया। अब कहाँ खाली इलाके हैं और उर्वर भूमि है भी, तो आबादी इतनी हो गई है कि हर आदमी के हाथ उसका एक छोटा सा टुकड़ा आता है भूमि का, वो कैसे उसमें खा लेगा पी लेगा। तो अब ये कहना कि हम नैसर्गिक रूप से अध्यात्म की या योग की भूमि है, अब बहुत उचित होगा नहीं। वो बात आज से लगभग समझिए करीब 3 से 4 हजार साल पहले बिल्कुल वैध थी। शायद आज से 1000 साल पहले तक भी वैध थी, पर आज वो बात वैध नहीं है। आज यदि हमें योग को पाना है तो संयोग से नहीं, संकल्प से पाना होगा। 150 करोड़ हमने लोग अपने कर लिए हैं, और 150 करोड़ तो हम मात्र भारत की बात कर रहे हैं। जिस भूमि पर वेद उतरे थे उसमें तो वो अफगानिस्तान, भूमि तो बहुत पाकिस्तान सारी और सब पाकिस्तान अफगानिस्तान हो गई है। तो और सबको अगर आप मिला दें तो ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 200 करोड़ हो जाएंगे। 200 करोड़ 200 करोड़ हो ज़्यादा जाएंगे। हो जाएंगे बल्कि। हाँ और अगर एक हाँ मोटा मोटा एस्टीम बांग्लादेश हाँ वगैरह सब मिला लिया जाए तो जी। तो अब वो नहीं है कि उर्वर भूमि है और मलय पवन है और सब कुछ अपने आप हो जाता है। कहाँ हो जाता है? आप आम भारतीय की जिंदगी देखिए, कितना संघर्ष है, कितनी मेहनत है। उस मेहनत से मिलता कुछ नहीं है, भले ही वो अंधी मेहनत हो, बस उससे 2 रोटी का जुगाड़ होता हो, लेकिन आम भारतीय बहुत मेहनत कर रहा है बेचारा। अब उसके पास वो लेजर
कहाँ उपलब्ध है कि वो चुपचाप बैठा हुआ है और नदी किनारे, और नदी भी है तो हमारी कितनी तो गंदी नदियाँ हो गई हैं। आप यमुना किनारे बैठ के ध्यान करेंगे क्या दिल्ली में? आप गंगा किनारे, आप ऋषिकेश भी चले जाएं तो वहाँ बम्पर टू बम्पर राफ्ट का ट्रैफिक चलता है अब। जैसे सड़कों पर गाड़ियाँ चलती हैं ना, एक के पीछे हाँ, एक, आप ऋषिकेश में जाएं तो वहाँ एक के पीछे एक राफ्ट चलते हैं। आप गंगा किनारे बैठ के ध्यान कर लेंगे क्या? मुझसे कोई जाने का कहता तो मैं हाईली डिस्करेज करता हूँ कि मत भैया मत जाओ, यहीं आनंद है। आज से 10 साल पहले तक भी ऐसा नहीं था। मैंने वहाँ न जाने कितनी बार शिविर करे हैं, कितने लोगों को उपनिषद पढ़ाए हैं, और बड़ा सुंदर होता था। मैं सबसे कहा करता था कि हिमालय पर आकर, और विशेषकर गंगा या और ऊपर भागीरथी किनारे बैठ करके वेदांत और गहराई से और सहज ही समझ में आ जाता है। ऐसा लगता है कि हाँ, बात तो ठीक ही है। जो भीतरी अहंकार का विरोध होता है उतना नहीं उठता है, कुतर्क उतने नहीं उठते हैं। ये सब हुआ करता था। उन जगहों की 10 साल के अंदर अंदर भयानक दुर्दशा हो चुकी है, बिल्कुल उनका जो तो कैसे हम कह दें कि हम अब सहज रूप से योग की या अध्यात्म की धरती हैं, उर्वरा भूमि है या उर्वरा भूमि है? क्या उर्वरा भूमि है? पंजाब जो क्षेत्र है वो आर्यों का बड़ा पसंदीदा क्षेत्र था। वहां की भूमि को हमने क्या कर डाला है? यूरिया डाल डाल के सफेद हो गई है कई जगहों पर। तो वहां पर मिट्टी कैंसर है तो कैंसर एक्सप्रेस वहां से चला करती है। तो हम कैसे कह दें कि अभी भी भारत की आबो हवा में कुछ है, जलवायु में कुछ है कि जो ज़्यादा अनुकूल है आध्यात्मिक प्रगति के लिए? अब ये कहना बड़ा मुश्किल है। घबरा जाएंगे लोग। थोड़ा सा एक ये भी डाल दीजिए कि ये चीज़ें हैं भी जिसकी वजह से उम्मीद बनती है। उम्मीद इससे बनती है कि इनसे हमारा अपनापन है अभी भी, पर वो भी दुधारी तलवार है। मन की बात आपने एकदम से छीन ली। वो भी दुधारी तलवार है। क्योंकि अपने पन के नाम पर हमने उनको अपने जैसा बना डाला। ये बड़ा खतरनाक अपनापन हो जाता है। एक अपनापन ये होता है कि मैं शरणागत हूं महाराज, आप ऊपर मैं नीचे। मैं धृष्टता नहीं करूंगा कि मैं आपको अपनी छवि में ढाल लूं, पर अपनेपन के नाम पे हमने क्या करा कि जैसे हम हैं हमने अपने जैसा ही इनको बना डाला। हमने अपनी सारी मान्यताएं, अपने सारे पूर्वाग्रह, अपनी सारी कामनाएं, अपनी सारी कहानियां उनके ऊपर ही आरोपित कर दी हैं। तो ये अपनापन भी गड़बड़ हो जाता है। तो ले दे करके बड़ा इस समय संकल्प चाहिए अगर किसी भारतीय को वास्तव में आध्यात्मिक होना है।